साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 57वीं। भक्ति काल का ये 30वां भाग है। सूफी काव्य इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सूफी रचनाएं इसमें हम देखेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पे। तो आज की रचनाएं देखिए। सूफी रचनाएं हम देखते हैं। चित्रावली सबसे पहले हमारी रचना है। चित्रावली सूफी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रचना काल क्या है चित्रावली का? चित्रावली का रचना काल जो है वो 1613 ईस्वी इसका रचना काल है। रचनाकार कौन है? उस्मान। उस्मान को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो उस्मान जो है इसका उपनाम क्या था? मान था। और ये मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसके समकालीन था उस्मान। और रहने वाला कहाँ का था? उस्मान गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। ये उस्मान के विषय में अन्य जानकारियां हैं। चित्रावली 1613 ईस्वी इसका रचना काल है। रचनाकार जो है वो उस्मान है। अब हम बात करें चित्रावली की भाषा के विषय में। देखिए भाषा क्या है? भाषा है अवधी। और ज्यादातर जो सूफी काव्य अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो अवधी भाषा में ही रचित है ज्यादातर। हालांकि ब्रज में भी एक हमने रूप मंजरी पढ़ा है, राजस्थानी में भी कुछ पढ़े हैं, लेकिन ज्यादा जो सूफी काव्य है वो मुख्यतया जो है अवधी भाषा में है। अवधि कैसी है? सरल और प्रवाहपूर्ण अच्छे वाली अवधि है। छंद योजना चौपाइयों के बाद दोहा है। और कितनी चौपाइयों के बाद है? सात सात चौपाइयों के बाद दोहा लिखा है। और जायसी ने भी अपने पद्मावत में यही क्रम रखा है। कितने? जायसी ने क्या क्रम रखा है? सात सात चौपाइयों के बाद एक दोहा जो है ये कडवक पद्धति उन्होंने अपनाई है। यहां भी देखिए उस्मान ने सात सात चौपाइयों के बाद दोहा लिखा है। अब आपने अगर हमारी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप सभी में देख देख के ये छांटिए कि किसने कितने चौपाइयों के बाद दोहा रखा है। पद्मावत से पहले तो पांच पांच चौपाइयों के बाद दोहा कवियों ने रखा है। बाद में सात सात चौपाइयों के बाद कहीं पांच भी हैं। तो ये संख्या आपको जो है जब आप क्लासेस देख रहे हो तो अलग अलग निकालनी है उन काव्यों के नाम जिनमें सात सात चौपाइयों के बाद दो हैं। हालांकि हम अंतिम क्लास में इसे देखेंगे कि कौन सा ब्रज भाषा में कौन कौन से लिखे गए, अवधि में कौन कौन से काव्य लिखे गए, और किसने कितनी कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखा। तो और क्या खास बात है, एक जो है समरी हम देखेंगे लास्ट क्लास में। जो सूफी काव्य सारे हम पढ़ लेंगे उसके बाद में। लेकिन आप ये छानने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए क्या है चित्रावली के रचना काल, रचनाकार, भाषा, छंद। इसके बाद हम देखेंगे नायक नायिका। चित्रावली के नायक नायिका कौन है? नायक है सुजान। चित्रावली का नायक कौन है? सुजान है। नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र है सुजान। नायिका है चित्रावली। और ये कौन है? रूपनगर की राजकुमारी है चित्रावली। तो नायक सुजान, नायिका चित्रावली, नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र है सुजान, नायिका चित्रावली, रूपनगर की राजकुमारी है। गुरु कौन है कवि का? उस्मान का गुरु की बात यहां पर चल रही है। उस्मान का गुरु कौन है? तो देखिए शाह निजामुद्दीन औलिया चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा का शिष्य था उस्मान। तो नायक सुजान, नायिका चित्रावली और गुरु है उस्मान के हाजी बाबा, जो कि की शाह निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती हैं, चिश्ती संप्रदाय के संत थे, उनकी शिष्य परंपरा में हाजी बाबा आते हैं और उन्हीं का शिष्य था उस्मान। अब आगे देखिए पुस्तक के आरंभ में कवि ने ईश्वर की स्तुति की है। ये मसनवी शैली है।
फिर पैगंबर और 4 खलीफाओं की स्तुति की है। बादशाह जहांगीर की प्रशंसा की है। शाही वक्त की प्रशंसा जो सूफियों ने की है, तो जहांगीर उस समय शाही वक्त था। शाह निजामुद्दीन की स्तुति है, क्योंकि उनकी शिष्य परंपरा में वो आता है। गुरु हाजी बाबा की स्तुति है। हाजी बाबा गुरु है। गाजीपुर नगर का वर्णन है। अंत में कवि ने स्वयं का परिचय भी दिया है। तो ये इस तरह से उन्होंने काव्य के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, पैगंबर की, शाही वक्त की प्रशंसा, गुरु की स्तुति, तो ये किया है। आगे देखिए, कथानक क्या है। चित्रावली का कथानक। कथानक इसका बहुत बड़ा है, संक्षेप में देखेंगे समझने के लिए थोड़ा सा, लेकिन अन्य की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। तो नेपाल का एक राजा है धरणीधर पंवार, और वो जो धरणीधर पंवार है, पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन व्रत का पालन करता है। शिव पार्वती के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त होता है, और उसका नाम रख दिया जाता है सुजान। तो वही इस काव्य का नायक है। नेपाल के राजा धरणीधर पंवार को शिव पार्वती के प्रसाद आशीर्वाद से सुजान नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब सुजान बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया है तो राजकुमार जैसा कि करते हैं, वह भी शिकार खेलने निकला, और रास्ता भूलकर एक प्रेत की मढ़ी में जाकर सो गया। अब रात हो गई है, रास्ता भटक गया है, प्रेत की मढ़ी में जाकर सो गया। अब सोते ही देव जो है, एक देव वहां उसकी रक्षा करने के लिए आ गया। तो देव जो है, देव को एक प्रोग्राम में जाना है, फंक्शन में जाना है। वो फंक्शन है राजकुमारी चित्रावली, रूपनगर में राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ है। वहां उस देव को वो आयोजन देखने के लिए जाना है। अब सोया हुआ राजकुमार को वो अकेला नहीं छोड़ता है। देव जो है उसे भी अपने साथ ले जाता है उठाकर, और उसे जो है राजकुमारी, अब सभी तो बाहर फंक्शन में है, तो राजकुमारी की चित्र साड़ी में छुपा देता है ले जाकर। किसे? सोए हुए राजकुमार सुजान को। और स्वयं जो है वो देव उस सब देखने लगता है। अब सुजान जो है वहां जब थोड़ा उसकी नींद खुलती है, तो देखता है राजकुमारी का चित्र टंगा हुआ वहां पर, और चित्र देखकर वो उस पर आसक्त हो जाता है, उसके प्रेम में विह्वल हो जाता है। प्रथम दर्शन जन्य जो है चित्र देखकर प्रेम की कथानक रूढ़ी का व्यवहार यहाँ हुआ है। आसक्त हो गया, और अपना भी चित्र उसने वहां बनाया तुरंत, और वहां पे जो राजकुमारी का चित्र था उसके पास ही उसने अपना चित्र लगा दिया। अब वापिस नींद आ गई, तो देव वहां से उत्सव खत्म होते ही सुजान को उठाकर वापस ले आया मढ़ी में। तो अब देखिए, देव द्वारा सोते हुए नायक को नायिका के रंग महल में पहुंचा देना। कैसे पहुंचा दिया ये आपने देख लिया कि वो जो है उत्सव देखने गया। देव जाते वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसे भी अपने साथ ले गया, और राजकुमारी की चित्रसारी में छिपा दिया उसे। राजकुमार ने वहां टंगा हुआ चित्र देखा, अपना भी चित्र बना दिया, और वापिस देव उसे वहां ले आया। अब जो है मढ़ी में आकर जब राजकुमार जागा, तो उसे चित्रावली का वो चित्र वाली घटना और वो सारी जो है एक सपने की तरह लगी, स्वप्न लगा उसे। पर जब उसने देखा कि उसके हाथों पर रंग लगा हुआ है, तो उसने घटना पर जो ये यथार्थ में घटित हुई है, उसे लगा कि ये तो सब कुछ हुआ है। तो सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण इसमें किया गया है। काव्य में चित्र द्वारा प्रेम की भारतीय कथानक रूढ़ी का निर्वाह इसमें हुआ है। अब सुजान अपने घर चला गया, व्याकुल रहने लगा, खिन्न रहने लगा। राजकुमारी चित्रावली के प्रेम में विकल है, विवल है। तो क्या होता है, एक सहपाठी सुबुद्धि की सहायता से, सुबुद्धि कौन है? एक ब्राह्मण है।
ये जो है प्रतीकात्मक नामों का प्रयोग इसमें हुआ है। सुबुद्धि जैसे प्रतीकात्मक नाम है। एक सहपाठी सुबुद्धि की सहायता से राजकुमारी की खोज आरंभ करना। अब वो प्रेम में विवल है तो राजकुमारी की खोज आरंभ करेगा। उसने साथ में अपना एक सहपाठी क्लासमेट लिया है, सुबुद्धि नाम का ब्राह्मण है। अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए? तो मढ़ी, जहां से वो देव उसे उठाकर ले गया था, वहां उन्होंने भारी अन्न सत्र खोल दिया। अब उधर जो है राजकुमारी ने भी चित्र देख लिया है, वो भी प्रेम में व्याकुल है, तो दोनों को प्रेम हो गया है। तो राजकुमारी ने उधर क्या किया है, चित्रावली द्वारा सुजान की खोज में अपने भृत्यों यानी कि नौकरों को भेज दिया गया है जोगियों के भेष में। राजकुमारी ने अपने नौकरों को जो है जोगियों के भेष में राजकुमार के खोज के लिए भेज दिया। वहां देखिए उधर अन्न सत्र खोल दिया, और इसी तरह जो है राजकुमारी के नौकर वहां जा पहुंचे मढ़ी में, अन्न सत्र में, और राजकुमार को उठाकर कहाँ ले आए, रूपनगर ले आए। तो शिव मंदिर में नायक नायिका का प्रथम साक्षात्कार होता है। शिव मंदिर में हमने अभी तक कई काव्यों में कई साक्षात्कार करवा दिए हैं। पद्मावत का भी तो शिव मंदिर में ही साक्षात्कार हुआ था। आप ढूंढिए कि कितने में हो गया है। अब शिव मंदिर में प्रथम साक्षात्कार हो गया है। कुटीचर द्वारा नायक को अंधा करवाकर गुफा में डाल देना। एक कुटीचर है जो राजकुमारी चित्रावली से बदला लेना चाहती है, क्योंकि कुमारी ने जो है राजकुमारी ने उसका जो है सिर मुंडवा दिया था, क्योंकि उसने राजकुमारी की माँ है एक हीरा, माँ का नाम हीरा है, मतलब एक ही है। तो उससे चुगली कर दी है राजकुमारी की, तो राजकुमारी ने दंड स्वरूप उसका सिर मुंडवा दिया। अब वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। तो उसने भी देखा कि जैसे ही उनका मिलन प्रथम साक्षात्कार होता है, उसके बाद राजकुमारी चली जाती है, तो वो कुटीचर नायक को अंधा करवाकर गुफा, एक अंधेरी गुफा है बड़ी, उसमें डाल देती है। और उस गुफा में क्या होता है, उस गुफा में नायक को एक अजगर निकल जाता है। यह और देखिए बड़े संकट आन पड़े हैं। नायक को अजगर द्वारा निगला जाना, लेकिन उसकी विरह ज्वाला से घबराकर वापस उगल देना। अब नायक को अजगर निकल जाता है, अंधा तो है, देख नहीं सकता है, आंखें तो कुटीचर ने फुड़वा दी हैं, गुफा में डाल दिया है, अजगर उसे निगल जाता है। लेकिन अब प्रेम में जो है विरह में जलते हुए नायक की विरह ज्वाला इतनी अधिक है कि अजगर उसे पेट में रख नहीं पाया, मतलब एक तरीके से आग का गोला बन गया है वो, और घबराकर वापस उगल देना, इतनी विरह ज्वाला है। नायक का हाथी द्वारा पकड़ा जाना। अब एक हाथी आता है, तो वो उसे पकड़ लेता है। जंगल में घूमते घूमते उसे कोई वनमानुष आंख भी दे देता है, अंजन दे देता है, और राजकुमार देखने भी लगता है। लेकिन तभी क्या उसकी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं? बिल्कुल नहीं है। एक हाथी आ जाता है, हाथी उसे पकड़ लेता है। पकड़कर वो जा रहा है, तभी एक पक्षीराज आ जाता है। पक्षीराज का आना वह हाथी को उठाकर ले जाना, वो पक्षीराज जो है उसे बचाने के लिए आता है राजकुमार को। पहले देव उसकी रक्षार्थ आ जाता है, तो देवी देवता तो सहायता कर ही रहे हैं ना। हुआ भी तो शिव पार्वती के आशीर्वाद से है, तो एक सुरक्षा कवच तो उसके इर्द गिर्द होगा। तो हाथी जो है, वो पक्षीराज जो है हाथी को उठाकर ही ले जाता है, और हाथी अब घबरा जाता है। उसे समुद्र तट पर, जो राजकुमार को उसने पकड़ रखा है, उसे समुद्र तट पर गिरा देता है। तो
हाथी द्वारा घबराकर उसे समुद्र तट पर गिरा देना। नायक द्वारा नायिका के अतिरिक्त अन्य किसी सुंदरी का उद्धार और उससे विवाह। अब वो वहां गिरा देता है। घूमता फिरता नायक पहुंचता है कहाँ? एक नगर है सारगढ़। सारगढ़ नामक नगर है, वहां की राजकुमारी है कमलावती। कमलावती पर कोई दूसरा जो है, कमलावती को चाहने वाला जो है राजा सोहिल है कोई, कमलावती के राज्य पर वो आक्रमण कर देता है। सारगढ़ की ये राजकुमारी है। नायक घूमता फिरता, जो हमारा नायक है सुजान, वो वहां पहुंच जाता है। वो सोहिल को मार भगाता है और कमलावती से विवाह कर लेता है। लेकिन खोज किसकी चल रही है? अभी चित्रावली की चल रही है। आगे चलिए। नायक के पिता द्वारा नायिका, सॉरी, यहाँ पे नायिका के पिता द्वारा, नायिका के पिता द्वारा नायक का विरोध, समुद्री तूफान आदि परंपरागत कथानक रूढ़ियों का सन्निवेश इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। सभी जो है रूढ़ियां हम इनमें देख सकते हैं, जो हमने पिछले काव्यों में देखी है। सौंदर्य, प्रेम और विरह व्यंजना में कवि ने सहृदयता एवं भाव प्रणवता का परिचय दिया है। तो इसके बाद तो आपको पता ही है, मिलन हो जाता है। कष्टों को सारों को पार करके नायक नायिका का मिलन हो जाता है। अब चित्रावली के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करें तो अपनी रचना का उद्देश्य उस्मान ने अमर होने की इच्छा बताई है। अमर होने की इच्छा जो है वो बताई है। कवि उस्मान ने अन्य कवियों को कहा है कि वो चुनौती दी है। अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दे दी है उस्मान ने, कि इससे बढ़कर जो है आप प्रेमाख्यान काव्य जो है, प्रेम कथा जो है, लिख कर दिखाइए मुझे। जा की बुद्धि, क्या कहता है उस्मान? जा की बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है? एक तो है कि चित्रावली की रचना उस्मान ने किस इच्छा से की है? अमर होने की इच्छा से। कवि उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो आगे देखिए अन्य और तथ्य क्या है। इसमें एक खंड है, किसमें एक खंड है? चित्रावली में। चित्रावली ही तो पढ़ रहे हैं। चित्रावली में एक खंड है, जोगी ढूंढन खंड। जोगी जो है, जो राजकुमारी के भृत्य हैं, वो निकलते हैं राजकुमार को ढूंढने के लिए। तो वो जोगी ढूंढन खंड है। उसमें काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूम, शाम, मिस्र, इजिप्ट मतलब इस्तांबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप नहीं, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप जो पद्मावत वाला है, वो सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया गया है जोगी ढूंढन खंड में। इस सूफी काव्य की सबसे विलक्षण बात, ये देखिए मोस्ट होगा, नई चीज है तो आप इसे मोस्ट ही लगाइए। इस सूफी काव्य की सबसे विलक्षण बात जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना है। आचार्य शुक्ल ऐसा कहते हैं। और इस काव्य में क्या दिया गया है? वलम वल दीप देखा अंग्रेजा, वल दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिनकेरा। तो यहाँ पर वल द्वीप देखा अंग्रेजा, अंग्रेजों का द्वीप जो है, और वहां पहुंचने वाले में कठिन कलेजा, यानी कि कलेजा चाहिए। कलेजा यानी कि वैसे तो दिल मजबूत होना चाहिए, कलेजा वैसे तो लीवर को कहते हैं। जिगर का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा। और ये जो है शब्द रूढ़ हो गया है दिल के लिए। तो कौन सा समास होगा बताइए कमेंट में।
तो आगे देखिए, अब हम बात करें विद्वानों के कथन। तो यहां आप लिखिए, चित्रावली के विषय में विद्वानों के कथन। ठीक है, तो कथन में क्या है? जायसी के पहले कवियों ने पांच पांच चौपाइयों अर्धालियों, चौपाई अर्धाली होती है, के पीछे यानी के बाद, जैसे एक चौपाई, दो, तीन, चार, पांच के बाद यहां पर एक दोहा, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां पर एक दोहा, फिर बाद में चौपाइयां। तो यहां पर संख्या अलग अलग रख दी है, किसी ने 8 भी रख दिया, किसी ने 7 रख दिया, किसी ने 6 रख दिया, इस तरह से संख्या अलग अलग है। जायसी के पहले के कवियों ने पांच पांच चौपाइयों और धारियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने सात सात चौपाइयों का क्रम रखा है, और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है कि जायसी की तरह ही उस्मान जो है चित्रावली के लेखक हैं, उन्होंने भी सात सात चौपाइयों का क्रम रखा है। अवधि ही इनकी भाषा भी कौन सी है? अवधि है। अगला कथन देखिए, उस्मान ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं शब्द व वाक्य विन्यास भी वही है, बिल्कुल एकदम कॉपी। विशेषता यह है कि यह कहानी बिल्कुल कल्पित है। जायसी में क्या है? तो पद्मावत हमने पढ़ा है, जायसी को हमने पढ़ा है, वहां पर कहानी का कुछ भाग ऐतिहासिक है, जो उत्तरार्ध भाग है कहानी का, लास्ट वाला भाग है, वो ऐतिहासिक है, और जो पूर्वार्ध भाग है, पहला भाग है इंटरवल से पहले का, वो है काल्पनिक। तो यहां सब कुछ कॉपी हुई है जायसी की, पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है, कुछ लिखा है। कहीं कहीं तो वैसा का वैसा जो है वाक्य विन्यास, शब्द भी आपको मिलेंगे, पर विशेषता क्या है? यह कहानी बिल्कुल ही कल्पित है। वो कहानी बिल्कुल कल्पित नहीं है, उसमें कुछ ऐतिहासिकता का पुट भी रखा है, और कुछ काल्पनिक है, पूर्वार्ध काल्पनिक है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। यहां पर पूरी की पूरी कहानी कल्पित है। और इसी के विषय में देखिए, कवि उस्मान ने इस कहानी को बिल्कुल कल्पित कहानी कहा है। कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ ओ सुनत सुहाई, यानी कि मैंने हृदय में एक कथा जो है उपाई, यानी कि एक उपाना मतलब पैदा की, एक ही में जो है प्रकट हुई मेरे। कहत मीठ ओ सुनत सुहाई, कहने में मीठी है और सुनने में तो सुहाती बहुत है, अच्छी बहुत लगती है। मतलब तो ऐतिहासिकता का पुट नहीं है। कथा एक में ही उपाई, मेरी खुद की कल्पना मैंने की है मन में, वही जो है मेरी कथा है। कहने में मीठी है, सुनने में सुहाने वाली है, मतलब बांध के रखने वाली है श्रोता को। तो ऐतिहासिकता का पुट नहीं है, और ठीक है, यही है विशेषता। आगे कथन देखते हैं, अगला कथन क्या है? अगला कथन है, कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। देखू देत हो आपन अंसा, अब तोरे हो हियो निज बंसा। ऐसा वर महादेव जी धरणीधर को देते हैं। क्या देते हैं? देखु देत हो आपन अंसा, भाई अपना अंश दे रहा हूं, अब तोरे हो हियो निज बंसा। तो ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल ने जो है सुजान
सुजान सॉरी, चित्रावली के लेखक जो हैं उस्मान की पंक्ति को यहाँ पर कोट किया है और अपने कथन में रखा है। ये कथन आचार्य शुक्ल का है कि कवि ने सुजान कुमार को साधक के रूप में चित्रित नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। तो देखो देत हो आपन अंसा, अब तोरे हो हियो निज बंसा। अब अगला कथन देखिए। यह कल्पना प्रधान प्रेमाख्यान 1613 ईस्वी रचना काल जिसका है, यह कल्पना प्रधान प्रेमाख्यान है। एक हद तक अन्योपदेशिक, अन्योपदेशिक अन्योक्ति के रूप में कहा गया। जो दूसरे के बहाने से कहा जाए उसे अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्ति एक अलंकार भी है जिसमें एक की कही बात जो है दूसरे पर घटित होती है साधारण रूप में। ऐसे अन्योक्ति यानी कि अन्योपदेशिक यानी कि अन्योक्ति के रूप में कहा जाने वाला कथन एक हद तक अन्योपदेशिक भी है। इसमें विषम्यात्मक भ्रमार है। लोक तत्व का नहीं आई, सॉरी, इसमें विषम्यात्मक लोक तत्वों की भरमार है। मंझन ने प्रेमाख्यान में तो फिर बंद हो गई। मंझन ने सांप ग्रस्त लड़की को चिड़िया बना दिया था, किंतु सॉरी, ये जो है थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो गई आवाज, यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। यह कथन दोबारा देखना पड़ेगा हमें। हम्म अगला कथन देखिए। यह कल्पना प्रधान प्रेमाख्यान है जो 1613 ईस्वी इसका रचना काल है। एक हद तक अन्योपदेशिक है। इसमें विषम्यात्मक लोक तत्वों की भरमार है। मंझन ने सांपग्रस्त लड़की को चिड़िया बना दिया था, किंतु उस्मान के प्रेमाख्यान में तो आदमी को अजगर निगल जाता है, फिर उसकी विरह ज्वाला से उसे उगल देता है। पक्षी हाथी लेकर उड़ जाता है। यानी कि विषम्यात्मक लोक तत्वों की इस काव्य में भरमार है। अजगर जो है आदमी को निगल जाता है, विरह ज्वाला इतनी है कि उसे उगल देता है, पक्षी हाथी को लेकर उड़ जाता है। ये कथन है बच्चन सिंह का। तो यहीं पर हमारा जो है चित्रावली होता है कंप्लीट। इससे बाहर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। मैंने सभी किताबों से ये नोट्स तैयार किए हैं, इससे ज्यादा कुछ दिया भी नहीं गया है। चाहे आचार्य शुक्ल हो, बच्चन सिंह हो, या आपका डॉक्टर नगेंद्र जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन सभी का सार संक्षेप यहाँ पे। आगे देखिए अगली रचना कौन सी है। अगली सूफी रचना हम देखिए क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, जैसा जैसा रचना काल है उसी हिसाब से जो है हम देख रहे हैं। तो रस रतन, अगली रचना रस रतन, रचनाकार पुहकर कवि। रस रतन है अगली रचना और रचनाकार है पुहकर कवि। अब पुहकर कवि जो है प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे मूल रूप से, लेकिन गुजरात के सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहने लगे थे। वहां रहते थे, भूमि दी गई होगी किसी शासक के द्वारा। जाति के कायस्थ थे, वह जहांगीर के समकालीन थे। ये भी जहांगीर के समकालीन थे। तो आपने अब एक काम और करना है कि जो भी वीडियो क्लासेस आप देख रहे हैं उसमें आप साथ साथ में कौन सा कवि किस शासक के समकालीन है, जैसे जहांगीर के समकालीन कितने हो गए, शेर शाह के समकालीन, बाबर के समकालीन,
तो ये आप जो है अकबर के समकालीन कौन से हो सकते हैं? तो ये कुछ आप जो है अपने दिमाग से छांटने का प्रयास कीजिए। तो पुकार कवि जो है अकबर के दरबारी कवि थे, एक दुर्गादास उनके परपौत्र थे। प्रतापपुर जिला मैनपुरी यूपी के रहने वाले थे। मूल रूप से तो गुजरात के सोमनाथ जी के पास भूमि गांव था, वहां रहने लगे थे। आगे देखिए, रचना काल क्या है? रस रतन रचना काल 1618 ईस्वी, और यही सर्वमान्य है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो यही सही होना चाहिए, करना चाहिए आपको। बच्चन सिंह ने 1616 ईस्वी यानी कि 1673 विक्रमी संवत इसका रचना काल माना है। नायक, अच्छा, ये जो समय है इसका, ये है रीतिकाल और भक्ति और रीति के संधि का समय है। यानी कि रीतिकाल, अब रीतिकाल का आरंभ हो रहा है और भक्ति काल की जो है समाप्ति होने वाली है, उसका अंतिम चरण चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो संधि काल है इन दोनों का, कुछ भक्तिकालीन ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, कुछ रीतिकालीन ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। उस संधि काल की ये रचना है। मतलब भक्तिकालीन रचनाएं कम हो रही हैं, रीतिकालीन जो है लिखी जाने लगी हैं। उस समय का ये संधि काल का समय है। और कहते हैं कि जहांगीर जो है, जहांगीर के समकालीन हमने देखा था इन्हें, जहांगीर के समकालीन ये हैं। जहांगीर ने किसी बात पर पुकर कवि को आगरे की जेल में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक जो है ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, और जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। ये बात किसने कही है? बच्चन सिंह ने कही है। नायक कौन है इस रस रतन रचना का? नायक, नायक है सोम सूरसेन। वेरा नगर के राजा है सोमेश्वर, उनका पुत्र है सूरसेन। नायिका रंभा, रंभा या रंभावती, चंपावती नरेश विजयपाल की कन्या है रंभा या रंभावती। तो इस ग्रंथ में जो है रंभावती और सूरसेन की कथा का निरूपण है। और बच्चन सिंह ने तो कहा है कि जो ये रचना है रस रतन पुहकर कवि की, उस पर रीति का प्रभाव इतना अधिक है कि इन्होंने केशव को ही पीछे छोड़ दिया है। बहुत ज्यादा प्रभाव जो है रीति का देखने को मिलता है। फिर इसे रीति काल में ही ले लेना चाहिए था, भक्ति काल या सूफी। चलो वो आगे देखेंगे। रस रतन की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। छंद योजना दोहा चौपाई में है। यह प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है। कथा रूप इसका प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई रचना है। अब थोड़ा इसका कथानक भी परंपरा के अनुसार देख लिया जाए। हमारी कथानक देखने की परंपरा रही है। तो कथानक क्या है? रंभा का जन्म चंडी की उपासना से होना, चंडी की उपासना से हो रहा है, कहीं शिव पार्वती की उपासना से किसी का जन्म हो रहा है। और आप देखिए सभी ये चीजें जो है वो अलग अलग आप छांटिए। नायक नायिका के प्रेम का उद्भव स्वप्न दर्शन द्वारा होता है। स्वप्न में नायक नायिका को देखता है, नायक के स्वप्न में नायिका आती है, नायिका के स्वप्न में नायक आता है, तो प्रेम का उद्भव हो जाएगा। स्वप्न में देख लिया है, अब स्वप्न में देखी हुई चीज को, वस्तु को जो प्राप्त करनी है उसे खोजने के लिए, अब यहाँ पर नायिका दिखी है स्वप्न में, तो उसे खोजने के लिए जाना पड़ेगा, तो संघर्ष करना पड़ेगा। अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना। नायक का योगी वेश में घर से निकलना। शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट होना। तोते द्वारा
बिल्कुल वही नागमती वाला तोता है यहाँ पर भी। और फिरी फिरी रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला वाला जो है, तोते द्वारा संदेशों का आदान प्रदान आदि कथानक रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार ही किया गया है। जो हमने परंपरागत रूढ़ियां देखी हैं कथानक की, उसी प्रकार से यहाँ इसका कथानक भी आप देखेंगे। आगे देखिए अन्य तथ्य इसके बारे में। रस रतन एकमात्र सूफी काव्य है। एकमात्र, तो एकमात्र है तो ये मोस्ट हो जाएगा कथन भी। रस रत्न एकमात्र सूफी काव्य है जिसमें विरह की सभी दशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। विरह की सभी दशाओं का यहाँ पर चित्रण हुआ है। विरह की दशाएं कितनी हैं? विरह की दशाएं होती कितनी हैं? 10। नारी का सौंदर्य, नारी की संभोगकालीन चेष्टाएं, विरह वेदना आदि का निरूपण जो है कवि ने विशेष रुचि से प्रदर्शित किया है। तो रस बेली एक और रचना भी है, सॉरी, पुहकर की रस बेली। पुहकर का दूसरा ग्रंथ है जिसमें नायिकाओं के उदाहरण दिए गए हैं। आगे चलिए। अब रसरत्न के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं? कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। पुराने हिंदी कवि जो हैं कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य नहीं रचते हैं। ये प्रथा जो है बहुत कम है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। कल्पित कथा ली, प्रबंध काव्य लिख दिया, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में विशेष स्थान देना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है रस रतन के विषय में। तो ये परिपाटी भारतीय होने के कारण इसकी शुक्ल कहते हैं कि इसे हिंदी साहित्य में विशेष स्थान देना ही चाहिए। केवल भारतीय। अब शुक्ल जी के कथन पर ही डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं देखिए। केवल भारतीय पद्धति पर लिखे जाने से कोई काव्य प्रशंसनीय नहीं हो जाता। ठीक है। भारतीय परिपाटी पर लिखा गया पद्मावत भारतीय परिपाटी पर लिखे गए रस रतन की अपेक्षा अपने अंतरंग में कहीं अधिक भारतीय है। परिपाटी तो भारतीय है लेकिन अपने अंतरंग में मतलब उसकी प्रकृति जो है वो भारतीय है। स्वयं शुक्ल जायसी के बड़े प्रशंसक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो पिछला कथन शुक्ल जी ने कहा है उस पर बच्चन सिंह सहमत नहीं है। केवल भारतीय पद्धति पर लिखे जाने से ही कोई ग्रंथ जो है प्रशंसनीय नहीं होता है। भारतीय परिपाटी पर लिखा गया पद्मावत भारतीय परिपाटी पर लिखे गए रसरतन को रसरतन की अपेक्षा अपने अंतरंग में कहीं अधिक भारतीय है। स्वयं शुक्ल जो है जायसी के बड़े प्रशंसक है और ये कहा है बच्चन सिंह ने। आगे चलिए, आगे देखिए। काम का निवास, अगला कथन है, काम का निवास नायिका के किन किन अंगों में होता है? इसे जानने के लिए जिसने काम शास्त्र ना पढ़ा हो रस रतन पढ़ लें। रति रतन निर्माण की कला पुहकर से सीख लें। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने तो कहा ही है कि रीति का प्रभाव इतना अधिक है कि केशव को ही इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। पुहकर ने जहां कहीं अवसर मिला है काम शास्त्र का उपयोग किया है। जैसे ही अवसर मिला है काम शास्त्र का उपयोग किया है। तो काम शास्त्र जिसने ना पढ़ा हो वो रस रतन पढ़ ले। रति रतन की जो निर्माण की कला है वो पुहकर से ही सीख लें। ऐसा कहा गया है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। आगे देखिए।
रस रत्न में नायिका भेद वर्णन के लिए जगह न होने पर भी जगह निकाल ली गई है। बहुत से छंद नायिका भेद के उदाहरण मालूम पड़ते हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल की सीमा में भक्तिकाल और रीतिकाल एक संधि, इन दोनों की जो सीमा है एक संधि काल है, उस समय यह रचना रची गई है। भक्तिकाल और रीतिकाल की सीमा पर होने के बावजूद भक्ति का स्पर्श इसमें नहीं के बराबर है। भक्ति का स्पर्श जो है वो नहीं के बराबर इस पर है। जो कुछ है रीति परक है। हालांकि भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं, सूफी काव्यों में हम इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ है वो रीति परक है। अब इतने रीति परक होने के कारण जो है क्यों अब ये प्रश्न उठा कि जब केशव ने, आचार्य माने जाते हैं केशव, रीति का आरंभ है, कुछ विद्वान मानते हैं, और एक जो है चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, इनसे मानते हैं शुक्ल जी रीति परंपरा का आरंभ। कुछ विद्वान केशव से मानते हैं। अब ये आ गए हैं केशव और चिंतामणि त्रिपाठी के मध्य में। ठीक है, तो चिंतामणि से ये पहले के है, तो क्यों न इसे चिंतामणि को जो रीति काल का प्रवर्तक समझते हैं, तो रीति की मात्रा तो इसमें इनके ग्रंथ में भी बहुत है, तो क्यों न इन्हें जो है रीति परंपरा का प्रवर्तक मान लिया जाए। और ये केशव और चिंतामणि के बीच में आ रहे हैं, तो एक जो कहा जाता है कि केशव ने ग्रंथ रीति परक लिखे, उसके बाद में जो है वो परंपरा खंडित परंपरा थी, उसके बाद लिखा नहीं गया, तो ये बीच में आ जाएंगे तो वो परंपरा भी जो है अखंडित हो जाएगी। ऐसा करने से जो मोटे रूप से देखें तो केशव और चिंतामणि के बीच में कड़ी भी जुड़ जाएगी। केशव ने लिखा रीति ग्रंथ, उसके बाद चिंतामणि, बीच में समय बहुत गैप रहा, वो गैप जो है ये फुलफिल, ये भर देंगे, ये गैप फील हो जाएगा। किसके द्वारा? रसरतन पुहकर के द्वारा। पर पुहकर की एक समस्या यह है मानी जाती है कि भानुदत्त की परंपरा का इन्होंने पालन नहीं किया है। भानुदत्त की परंपरा का अनुसरण इन्होंने नहीं किया है, और न ही उसके पालन का कोई इन्होंने उल्लेख किया है, यानी कि रीति ग्रंथों का जो पालन लक्षण भी भानुदत्त से इनके नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से जो है ये रीति ग्रंथ माना नहीं जाता है, तो सूफी में ही रखना इसे पड़ता है। आगे और इसमें एक और समस्या है कि केशव की तरह प्रभावित तो पुहकर केशव से अत्यधिक थे, ये इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन केशव की तरह छंदों का विधान भी इन्होंने किया है, पर केशव जैसी प्रतिभा इनमें नहीं है। भानुदत्त आदि के उदाहरण लक्षण इन्होंने नहीं लिए हैं। रसिक प्रिया की सी रसिकता भी इनके ग्रंथ में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो ये है अगली रचना, हमारी अगली रचना है ज्ञानदीप। ये आज हमारी अंतिम रचना होगी, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। ज्ञानदीप का रचना काल 1619 ईस्वी संवत की अगर बात करें तो 1676 विक्रमी संवत। रचनाकार कौन है? शेख नबी है, मऊ जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, जहांगीर के समकालीन है। अब नायक नायिका की बात कर लें तो नायक है ज्ञानदीप, नायिका है रानी देवजानी। देव यानी या रानी देवजानी, ये इसकी है नायिका। तो ज्ञानदीप रचनाकार जो है शेख नबी, और रचना काल इसका कौन सा है? 1619 ईस्वी। नायक ज्ञानदीप, नायिका रानी देवजानी। भाषा अवधि छंद योजना जो है दोहा और चौपाई से लिखा, इस यहां प्रयोग हुआ है। कथानक देखिए इसका, ज्ञानदीप का कथानक, इस रचना में कुछ कथानक रूढ़ियों में मौलिकता लाने का प्रयास किया गया है। मौलिकता यानी कि कुछ नया लाने का प्रयास किया है, जो परंपरा के अनुसार
चली आ रही रूढ़ियां हैं उनमें कुछ नवीनता लाने का यहाँ पर जो है प्रयास दिखा है। वो क्या है? इसमें नायक के स्थान पर नायिका की सखी जो है योगी का वेश धारण करती है। नायिका की सखी योगी का वेश धारण करके खोज में निकल रही है नायक के स्थान पर। नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन होता है। नलोपाख्यान की तरह जो है नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन यहाँ पर किया जाता है इस काव्य में। तो ये कुछ आपको मौलिकता मिली होंगी, अभी तक ये चीजें हमने नहीं पढ़ी होंगी आप अगर गौर से देखेंगे तो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? ज्ञानदीप या शेख नबी के विषय में। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा जो है वो दिल खोल कर जी खोल कर की है। कवि ने ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण संगीत की राग रागनियों वैवाहिक संस्कारों शकुनों आदि का विवरण प्रस्तुत किया है। ये तो सभी कवियों ने किया है। उन्होंने अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए ही जो है बहुत सी चीजें आसपास से कथानक में शामिल कर ली हैं। तो काव्य जो है वो बहुत ही विस्तृत हो गया है। और आगे चलिए, शुक्ल जी ने कहा है कि शेख नबी से ही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यानी कि एक जो अखंडित परंपरा थी वो परंपरा कुछ यहाँ पर टूटती सी नजर आ रही है। प्रचुरता में ये काव्य अब लिखने बंद हो गए हैं। कहां से? शेख नबी के ज्ञान दीप के बाद से प्रेम मार्गी सॉरी प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। इसे हम शुक्ल के कथन के द्वारा ही समझेंगे। हालांकि इसके प्राचुर्य काल के यहाँ शुक्ल जी का कहने का अर्थ है भी प्रचुर मात्रा में जो ग्रंथ मिलने थे वो बंद हो गए हैं। अब एक लंबे अंतराल के बाद कोई सा ग्रंथ हमें मिलेगा और लोगों का रुझान भी इन्हें पढ़ने में इनमें इतनी रुचि नहीं रही है सूफी ग्रंथों में। तो प्राचुर्य काल के, हालांकि इसके बाद भी, किसके बाद? शेख नबी के बाद प्राचुर्य काल यानी शेख नबी तक तो प्रचुर मात्रा में सूफी ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन इसके प्रचुरता के काल के बाद भी या शेख नबी के काल के बाद भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं। थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज जो है एक रचना जो किसी ने लिखी और उससे उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, वो धारा बहती रहेगी। भाषा की भी यही बात है कि आज जो है अचानक हम रात को सोए और भाषा अपभ्रंश थी और अगले सुबह उठे और भाषा जो है हिंदी बोलने लग गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। कुछ चलती रहती है धारा, नई जो है उसमें शामिल होती रहती है, संधिकाल होता है, फिर जो है नई भाषा। उसी तरह से कुछ कुछ ग्रंथ लिखे जाते रहते हैं। प्रचुरता बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब थोड़ी बहुत रचना जो है उस शैली की यानी कि सूफी की होती रही है, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है। अब मतलब पहले एक साल में 5 रचनाएं कोई लिख रहा है, अब जो है 5 साल में एक रचना हो रही है, 2 साल में एक रचना हो रही है, ऐसा करके इसे समझिए। और जनता पर भी उस उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अब रुचि जनता में भी नहीं है, नई काव्य धारा आ गई है, रीतिकाल चल पड़ा है। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। प्रचुरता कहां समाप्त होती है? अखंडित परंपरा कहां समाप्त होती है? तो वो समाप्त होती है शेख नबी से। प्राचुर्य काल समाप्त हो जाता है शेख नबी से, ऐसा मानना है। तो अतः प्रेम शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ऐसा कहना है किसका? आचार्य शुक्ल का। तो यहीं पर जहां शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो रही है, सूफी कवियों की
प्रचुरता की समाप्ति हो रही है। हालांकि बाद में रचनाएं होती रही हैं, थोड़ी थोड़ी प्रचुरता की समाप्ति यहाँ पर मानिए आप। अंतिम रचना तो इंद्रावती मान्य है शुक्ल जी ने। अंतिम ग्रंथ का अगर हम नाम लेंगे तो वो शुक्ल जी ने इंद्रावती को माना है। यहाँ तो केवल बहुत सारे जो काव्य लिखे जा रहे थे, प्रचुरता थी, वो जो है समाप्त हो गई है। तो हम भी जहां प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो रही है, वहीं हमारी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। कुछ बोलने में, कुछ लिखने में कहीं कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप क्लास को देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत ही काम आएगी ये क्लास। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी साहित्य किसी भी रूप में आप पढ़ रहे हैं, तो अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है क्लास को दूर तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो